चलिएगा, गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और बता दीजिए मुझे अगर आप लोग सब लोग आ चुके हैं तो एक बार फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। और साथ में जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सब तक पहुंचती रहे लगातार। और लाइव क्लासेस की भी नोटिफिकेशन पहुंचे और जो अपलोड हो रही है वीडियोस उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फटाफट सब लोग कनेक्ट होंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही होगी मेरे ख्याल से मेरी, और वीडियो भी सामने आ रहा होगा। ठीक है, हिंदी में सॉरी आज मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हम बनाएंगे। हमने शुरुआत की है इसकी 2012 वाले पेपर से लेकर। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग जनवरी 2012 का पेपर उठाएंगे, सीटेट का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पेपर 1 की जो मैथ की पैडा आई हुई थी उसको पहले सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको करा होगा पहले ही, लेकिन उसको दोबारा कर लेंगे। और इसके आगे जो कल क्लास होगी और रोज क्लास होगी उसमें फिर नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो मैंने शुरू से उठा लिया है, ये ध्यान में रखते हुए कि एटलीस्ट सबका वो एक बार क्वेश्चन जो है सबके सामने आ जाए और सब लोग डिस्कस कर लें, सबकी अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाए। ठीक है, चलिए। Yes, this is the first class of maths pedagogy on YouTube. In batch, it may be possible that some of the questions must have been discussed. तो जो भी बच्चे बैच के होंगे, रेगुलर बैचेज में पढ़ रहे होंगे मेरे से, वो बच्चों को मैं पहले ही से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इट मे बी पॉसिबल कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा। तो स्टिल अगर वो क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं तो भी आप रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट पूरा लेंगे, अच्छे से करेंगे, गंभीरता से करेंगे सवालों का हल। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं सब लोग। सभी लोगों को राम राम है, सभी लोगों को शुभ संध्या है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है, सभी लोगों को सलाम वालेकुम है, सभी लोगों को जिस भी तरीके से अभिवादन आप स्वीकार करना चाहते हैं उन सभी तरीके से नमस्कार है। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस क्लास के अंदर स्वागत। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। सब लोग जुड़िए, फटाफट से कनेक्ट होइए। और अब हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। काम जब शुरू कर लेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, बाकी दाएं बाएं की कोई बात नहीं होगी। और ये लीजिए काम आपका हो गया शुरू। मैथ पेडागोजी नीतू पेपर 1 में आएगी बेटा आपके। पेपर 1 की देखो मैथ की जो पैडा आएगी आपकी पेपर 1 के अंदर, तो इसमें आता है मैथ का कंटेंट, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं मैथ के, न्यूमेरिकल्स और पैडा दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपकी आती है पैडा की पेपर 1 के अंदर, है ना। 15 आती है पैडा। लेकिन जब पेपर 2 की बात करते हो आप मैथ साइंस वाले की, तो पेपर 2 में ये चीज अलग हो जाती है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनकी संख्या होती है ज्यादा, यानी कि 20 होते हैं, और पैडा होती है 10। क्लियर हुआ? ये है क्वेश्चंस के पूछने जाने का क्रम। तो ये हो गई बात। अब सवाल नंबर 1 आप सबके स्क्रीन पे है, सब लोग आंसर करेंगे। पूजा कुमारी ने आंसर ऑलरेडी कर दिया है, रंजन का भी आंसर आ गया है। शायद ये क्वेश्चंस रंजन हमने करे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 2012 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, यस नीतू, लेट्स स्टार्ट। एंड नए बच्चे भी जुड़ते जाएं सब लोग। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ताकि फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले, आप सबको पता चले कि किस तरीके की स्थितियां हैं। प्रेम सागर जी स्वागत, काशिफ स्वागत आपका, रिचा बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं। 4 का आंसर आला है, एक बार फटाफट आप लोग ट्राई कर ले, फिर मैं डिस्कस करूं। लॉरेंस नमस्ते बेटा आपको। विवेक ज्योति डी आंसर दे रहे हैं। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। मतलब कि आपको बच्चों को क्या करना है, प्लेन जो सरफेस के फिगर्स होते हैं, प्लेन फिगर्स के बारे में आपको एरिया बच्चों को सिखानी है, एरिया का कंसेप्ट सिखाना है। इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। अब ऑप्शन दे रहा है पहला, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। दूसरा दे रहा है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तीसरा दे रहा है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और चौथा दे रहा है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो देखो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा बच्चों के अनुभवों के हिसाब से जो विकल्प है इसमें, और जिसको हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंडक्टिव जो है, सबसे ज्यादा आगमनात्मक जो इसमें विकल्प है, वो कौन सा वाला है, 4th वाला। ठीक है, जिसमें कि बच्चों को खुद करके सीखने का अवसर मिलेगा और वो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, वो अपने आसपास के वातावरण में भी इस तरीके के प्रयोग कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। आप सब लोग आंसर तो सही कर ही रहे हो बिल्कुल, बट मेरा फर्ज क्या है कि थोड़ी सी इसकी व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो व्याख्या क्या हो जाएगी, देखो व्याख्या इसकी हो जाएगी कि
आपको क्या देखना है कि इसमें जो फोर्थ है, अंकित पहले का पहला नहीं होगा, फोर्थ होगा। क्योंकि देखो इसमें फोर्थ इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल है। क्या है ये? मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका है। ऐसे ही हम किसी चीज की का मापन जब हम करते हैं तो मापन का यही तरीका होता है, तो मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया? सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया। कॉन्क्रीट का मतलब सबसे ज्यादा मूर्त तरीका हो गया, यानी कि ये कहीं भी अवेलेबल हो सकती हैं चीजें। हथेली का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, पत्तियां तोड़ के हम उसको फिक्स कर करके नाप सकते हैं कि किसमें कितनी पत्तियां आ रही हैं और क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कंक्रीट यानी कि मूर्त रूप में है। और तीसरी बात क्या है? देखो तीसरी बात यह है कि इसमें बच्चों को अनुभव का अवसर मिल रहा है। बच्चों को क्या मिल रहा है? अनुभव करने का अवसर, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग का ऑप्शन मिल रहा है। लर्निंग बाई डूइंग का ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ठीक है। और चौथी बात इसमें हम देखें अगर, जो इसको महत्व देने के लिए जरूरी है या कारण है जो, वो क्या है? इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये बच्चों के आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ तरीका है। आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस चीज को बच्चा विद्यालय में ही खाली अपनाएगा नहीं, वो विद्यालय से जाते समय रास्ते में भी अपना सकता है, घर के आसपास भी अपना सकता है। क्लियर हुआ? ये है इसमें। लेकिन सर कक्षा 5 के, वंदना कक्षा 5 के बच्चों की उम्र क्या है? 11 साल है, ठीक है। और कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात है, यहाँ पे हम बेसिक चीज नहीं सिखा रहे हैं, हम कंजर्वेशन रिलेटेड चीजें सिखा रहे हैं। तो जब हम कंजर्वेशन रिलेटेड चीजें सिखाएंगे तो कंजर्वेशन रिलेटेड चीजें बच्चा कौन सी उम्र में होता है? वो 11 साल का होता है जनरली, सरकारी आंकड़े के हिसाब से चलेंगे तो क्लास 5th का। तो देखो एक बारी, जो क्लास 5th का बच्चा है मान लीजिए, उसका सरकारी आंकड़े के हिसाब से क्या एज होगी? 11 ईयर्स होगी। अब देखो जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चों में क्या आता है? बच्चों में कहीं ना कहीं कंजर्वेशन की एबिलिटी आती है, पढ़ा हुआ है हम सबने। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की जो क्षमता है वो बच्चों में कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक। तो ये अवस्था जो है वो क्या चलती है? 7 से 11 साल चलती है। तो कहीं ना कहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही तो बच्चा है, तो संरक्षण की क्षमता उसके अंदर अभी आई है। अब जब संरक्षण की क्षमता उसके अंदर आई है तो उसके माध्यम से वो सीखेगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से सिखाएंगे तो वो डिडक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। तो हम बहुत ज्यादा डिडक्टिव ना लेके क्या करेंगे? इंडक्टिव तरीका अपनाएंगे। दूसरी बात, इसमें हम एक जगह पे कहीं लिख सकते हैं कि ये कैसा तरीका हुआ? जो यहाँ पे दिया हुआ है चौथे ऑप्शन में, इंडक्टिव दिया हुआ है, आगमनात्मक है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने अनुभवों से फिर नियम तक पहुंच रहा है, फिर वो नियम पहचानने की तरफ जा रहा है, इसलिए भी ये सही होगा। तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन की एबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? देखो मैंने पढ़ाया हुआ है, मास आ जाएंगी, यानी कि द्रव्यमान या भार जिसको आप कहते हो, द्रव्यमान या भार वाली क्षमता आ जाएगी समझने की बात। फिर परिमाप समझना आ जाएगा, पेरीमीटर जिसको कहते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया समझना आ जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो आयतन जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें, अगर हम देखेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जबकि सबसे आसान क्या हो जाएगा इन सब में से देखा जाएगा? तो इन सब में से सबसे पहले बच्चे को क्या समझ आएगा? मास समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पे भी सवाल बनते हैं कि भाई जो कंजर्वेशन रिलेटेड चीजें हैं वो बच्चा सीखता है तो सबसे पहले क्या सीखेगा? मास सीखेगा, सबसे बाद में क्या सीखेगा? आयतन सीखेगा। इन चार में से एक ये बात समझ लीजिए। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि भाई 7 से 11 साल का अगर बालक है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो एक और चीज देखो कि जब हम मापन बच्चों को सिखाते हैं, मापन यानी कि मेजरमेंट, मापन यानी कि मेजरमेंट, तो जब हम मेजरमेंट सिखाना शुरू करते हैं तो इसका अनुक्रम क्या होता है? किस तरीके से सिखाते हैं? सीक्वेंस क्या होता है? ध्यान से देखना, मैं आप लोगों के कमेंट्स अभी नहीं देख रहा, बड़े बड़े कमेंट करोगे तो छूट जाए, ठीक है, मैं देख नहीं पाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अनुक्रम क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका जो है एक तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देख कर इसको समझना शुरू करते हैं विजुअलाइजेशन के बेस पे। विजुअलाइजेशन के बेस पे हम बड़ा छोटा लंबा चौड़ा आकार तय करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? देखो दूसरा स्टेप हो जाता है एक तरीके से गैर मानक मापकों का प्रयोग, गैर मानक मापकों का प्रयोग करना। तो गैर मानक मापकों का प्रयोग मतलब क्या हुआ कि जो एक तरीके से नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स हैं उनका हम यूज करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, इसको हम बोलेंगे गैर मापक को क्या? नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। जैसे इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें चीजें आ जाएंगी जैसे हम कहते हैं ना बित्ते का प्रयोग करना, बित्ते का, हथेली का, ठीक है, उंगलियों का, ये सब चीजें हम करेंगे।
या लकड़ी से नापना किसी चीज को, किससे नापना, लकड़ी से नापना, धागे से नापना, ये सब आएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा, देखो ये सब कहलाएगा। या हाथ से नापना, हाथ से नापना, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हाथ, हम कहते हैं दो हाथ, इस तरीके से नापते हैं। या फिर हम कहते हैं एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, या हम कहते हैं चार अंगुल, चार अंगुल, चार अंगुल यानी कि 12 अंगुल है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जो दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आता है क्या, देखो स्टैंडर्ड मेजर्स यानी कि मानक, स्टैंडर्ड मेजर्स यानी कि मानक मापक। अब मानक मापक में क्या आ जाते हैं, जैसे इंच आ गया, इंची टेप आ गया, टेप का प्रयोग कर लिया, या जैसे फीता जिसको आप कहते हो, या जैसे स्केल का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें, स्केलर या रूलर वगैरह इस्तेमाल कर लिया। फिर चौथा आता है मात्रकों का ज्ञान कराना, मात्रक इकाई की पहचान कराना, यानी कि मेजरमेंट यूनिट के बारे में सिखाना, मेजरमेंट्स यूनिट्स के बारे में सिखाना। तो ये 4 स्टेप आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला है तो देखकर है, उसके बाद क्या है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। तो अब उसका लेवल क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स से वो सीख रहा है, फिर धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड मेजर्स का यूज करेगा, फिर वो क्या करेगा, मात्रकों का प्रयोग करेगा, और उसके बाद वो फार्मूले के आधार पर सवाल भी हल करने लग जाएगा। तो क्लियर हो गया सबको, यस लिख के बता दो फटाफट से। पूरा सवाल आपके सामने रख दिया मैंने, स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जो मर्जी करना है कर लीजिए। और ये सारे तर्क मिलके क्या ऑप्शन देते हैं हमको, सेलेक्ट करने के लिए मौका देते हैं फोर्थ ऑप्शन। This is the most inductive method, this is the most practical method, this is the most concrete method, this is the most you can say this is focusing on learning by doing concept, and this is available in nearby environment of the learners। यानी कि बच्चों के आसपास के वातावरण में ये मौजूद है, तो बच्चा कहीं से भी कुछ भी इससे अपने मन से भी प्रयोग कर सकता है, वो कक्षा में या टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और 11 साल का बच्चा है, यानी कि 7 से 11 साल की अवस्था कौन सी है, जीन पियाजे के हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन की एबिलिटी बच्चों में आती है। कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे द्रव्यमान के बारे में जानना, परिमाप के बारे में जानना, क्षेत्रफल के बारे में जानना, आयतन के बारे में, यानी कि किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, उसके गुणों के बारे में जानना। ठीक, इस हिसाब से। और जब हम किसी भी चीज का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट का सही क्रम क्या होता है, ये वाला क्रम होता है। पहले विजुअलाइजेशन के बेस पे बड़ा छोटा निर्धारित करते हैं, फिर हम गैर मानकों का प्रयोग करते हैं, हाथ का, बित्ते का, उंगलियों का, लकड़ी का, डंडे का, है ना, इस तरीके से नापते हैं। एंड देन फिर होता है आपका स्टैंडर्ड मेजर, जैसे इंची टेप का प्रयोग कर लिया, स्केल का प्रयोग कर लिया, रूलर का प्रयोग कर लिया। और फिर मात्रक इकाई की बात करते हैं, यानी कि मेजरमेंट यूनिट की, कि मीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्या होगा, मिलीमीटर क्या होगा, ये सारी बातें करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या रिप्लाई करना है वैशाली दीक्षित जी आपको, सवाल क्या है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिंटू क्या करे, 4 होगा क्योंकि हाँ से ठीक है। पीआरटी एंड टीजीटी में रिसर्च, एक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं क्या, सिलेबस में है या क्या दोनों टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स का नहीं आता, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ 1-2 सवाल आते हैं वैशाली। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट समझते चलना है, इसको छोड़ना नहीं एक भी। दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, आप बताएंगे आंसर इसका फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया, अगर समझ आ रही बात तो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़ के आंसर करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। आपका मेन उद्देश्य है सीखना। यहाँ पे आपका सिर्फ एक उद्देश्य है, इस चैनल पे मेरे साथ जब आप पढ़ते हो, एक ही उद्देश्य से पढ़ते हो, सीखने के उद्देश्य से। यहाँ पे और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना उद्देश्य नहीं है, न तो आंसर रटना उद्देश्य है, न तो ये कि भाई ये परीक्षा में सवाल आ गया तो यही सवाल आएगा। लेकिन हाँ, समझना और सीखना, ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप समझ गए और सीख गए तो इस परीक्षा में, चाहे उस परीक्षा में, चाहे किसी भी परीक्षा में, चाहे ये सवाल, चाहे कैसा भी सवाल आएगा, आप डील कर ले जाओगे। ठीक, सोशल साइंस की भी करेंगे पिंकी, कल लगाएंगे। आज भी लगाने का मन था, लेकिन आज थोड़ा बहुत ज्यादा ही क्लास हो गई है, तो कल लगाऊंगा। कल 3 क्लासेस लूंगा आप लोगों की, चिंता मत करो। देखो, कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी इनहांस्ड बाय, यानी कि बच्चों में गणना करने की जो गणना संबंधी जो कौशल है, उनको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आप सब बच्चों का आंसर आ रहा है बी भी और ए भी आ रहा है, 3 भी आ गया कौशल अब्बास का। तो कुछ बच्चे 3 भी कर रहे हैं, कुछ लोग 2 भी कर रहे हैं, कुछ लोग 1 भी कर रहे हैं। तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, मुझे कंफ्यूज कर दिया, है ना। तो देखते हैं गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला दे रहा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। इससे बढ़िया आंसर कुछ हो सकता है क्या। कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का मतलब ही क्या हो गया, मतलब ही हो गया इसका कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, है ना, प्ले वे मेथड, रोल प्ले, ये सब इसके अंदर आ गया। देखो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, इनका मतलब क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस यूज हो जाए,
या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का यूज कर लिया जाए। इसका मतलब होता है कि भाई बच्चे के द्वारा, हैंड्स ऑन का मतलब हो गया तुरंत उसी समय, है ना, करके सीखना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, करके सीखना। तो आप बताओ कि इससे अच्छा कोई विधि है क्या? नहीं है। तो अगर आप बच्चों को गणना कर संबंधी कौशल सिखा रहे हो, अगर आप उनको एल्गोरिदम सिखा रहे हो, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहला ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भाई संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। मतलब मशीन है क्या कि उनको अभ्यास करा करा के मार डालोगे? अधिक से अधिक अभ्यास कराना व्यवहारवादी अधिगम का हिस्सा है। वहां पे हम सीखते हैं अभ्यास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, बार बार एक ही चीज करते करते सीख जाते हैं। बट संकल्पनाएं सीखना या मान लीजिए कैलकुलेशन सीखना ट्रिक पे बेस्ड होता है। और ट्रिक कैसे आएगी? अभ्यास से आ जाएगी या बुद्धि से आएगी, समझने से आएगी? समझने से आएगी। तो ज्यादा जरूरी है चीजों को समझ कर सीखना। बहुत ज्यादा अंधाधुंध अभ्यास खाली हर समय जरूरी नहीं होता है, कुछ हद तक जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे जब बात आ रही है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियां, वहां भी अभ्यास है। ऐसा है नहीं कि पहले ऑप्शन में अभ्यास नहीं है। लेकिन अभ्यास का एक तरीका होता है कि बैठ के बस प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, और एक कि भाई हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करें, कुछ ना कुछ कार्य करते हुए, जैसे रोल प्ले करते हुए गणनाएं करना है अगर हमें, तो हम एक नंबर, एक लड़के को बना दो आप संख्या 25, एक लड़के के गले में पहना दो आप कार्डबोर्ड कोई सा संख्या 35 का, अब दोनों में गुणा कराने का एक एक्टिविटी करा दो, बाकी बच्चे इनके बीच में गुणा करके नंबर बताएं। जो नंबर आएगा वो तीसरे बच्चे को आप पहना दो, और फिर चौथे बच्चे को कहो कि इस नंबर के बीच में जो भी टेन्स है, जो भी हंड्रेड्स है, जो भी थाउजेंड्स है, जो भी यूनिट्स हैं, उनको पहचानो। तो इस तरीके की एक्टिविटी कराओगे तो बच्चों को मजा भी आएगा सीखने में और साथ ही साथ उनको अच्छे समझ आएगा। बिल्कुल, एल्गोरिदम का मतलब होता है कैलकुलेशन। नीतू, एल्गोरिदम का मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको कहते हैं एल्गोरिदम। हमारे मैथ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या स्थिति है? मैथ हम क्यों पढ़ाते हैं? एल्गोरिदम सिखाने के लिए या बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए, बच्चों के दिमाग में मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए? इसका आंसर करो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला, सबसे बेस्ट आंसर है। दूसरे का क्या हो जाएगा? पहला। पहले का आंसर क्या था? चौथा। दूसरे का क्या हो गया? पहला। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में देखेंगे, तीसरा ऑप्शन है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल कंसेप्चुअल नॉलेज दे देंगे, अभ्यास नहीं कराएंगे, ये तो गलत हो गया। केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, मतलब केवल हम प्रोसीजर का वर्णन कर देंगे गणना संबंधित कि भाई देखो इसमें इसमें गुणा करोगे, इसमें इसमें जोड़ करोगे तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग का डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, सही आंसर है आप लोगों का। तो गणित क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को? ताकि वो मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ सके, रीजनिंग कर सके, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सके। ये हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं मैथ्स के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गोरिदम या कैलकुलेशन ये जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उतने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल नहीं होते हैं, ये नैरो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मैथ को एम्बिशियस नहीं बनने देते, ये मैथ को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं बनने देते। मैथ को इंपॉर्टेंट क्या बनाता है? मैथ को एम्बिशियस या इंपॉर्टेंट बनाता है जो उसके अंदर है रेशनैलिटी, जो उसके अंदर है लॉजिक, जो उसके अंदर है प्रूफ, जो उसके अंदर है एविडेंस, जो उसके अंदर है क्या? उसके अंदर है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज, स्किल्स, मैथमेटाइज्ड थिंकिंग, गणितीय चिंतन जिसको कहते हैं हम लोग ना। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल कर लेंगे वैशाली, रिसर्च वाले क्वेश्चंस का भी और स्टैटिस्टिक्स वाले का भी, टेंशन मत लो, वो भी करेंगे। सेशन सब करते रहो लगातार, आपको भी बेनिफिट हो रहा है इससे। अगला सवाल आप सबके सामने आगे देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा सब लोग। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास भी है, अभी सीडीपी की क्लास करेंगे, साइकोलॉजी की, उसका भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा। ठीक है, आधे घंटे बाद है वो। फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से जल्दी करिए, जितना ज्यादा कर लोगे उतना डिस्कस होगा कंसेप्ट। फटाफट। अब तीसरे सवाल का देखो, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में लेके जाएगा। अभी अभी बताया था कि मेजरमेंट में हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या लेके जाना चाहिए। देखो, एक तो दिया हुआ है कि भाई विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, यानी कि फुट्टे, जो लकड़ी का हम लोग यूज करते थे ना, स्केल, इंची, उसको कह रहा है। नापने वाली छड़, छड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें कि मार्क्स बने हो मेजरमेंट के। नापने वाली पट्टी, यानी कि एक तरीके से जो टेप होता है जिसको कि कारपेंटर लेके घूमते हैं ना, कि भाई तुरंत आपको कितने फीट का मेज बनवाना है, कितने फीट का आपको जो है दीवार के अंदर पेंट कराना है, कुछ भी करना है तो तुरंत नाप जोख के करके
कर देते काम। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये कंक्रीट एविडेंसेस हैं, कंक्रीट टीचिंग एड्स हैं, ये इनको तुरंत के तुरंत इस्तेमाल करके बच्चों को दिखा दिखा के अलग अलग तरह की चीजों का मेजरमेंट हम सिखा सकते हैं। जो ज्यादा बड़ी चीजें हैं उसके लिए हम टेप का यूज कर लेंगे, जो छोटी चीजें होंगी उसके लिए हम फुट्टे का यूज कर लेंगे, जो थोड़ी साइज में बड़ी होंगी, लंबी होंगी, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम उसके लिए जो है छड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर आप लोग दे रहे हो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे ब्रॉड आंसर है ये, तो इसी को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आप सबके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरे का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। आप लोग को मैथ की पैड़ा बहुत बढ़िया आ रही है और ये मेरे लिए खुशी की बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है और आप लोग सब लोग आंसर करेंगे। 3 नंबर हो गया भाई, 3 का 1 हो गया, 4 का 4 भी आ गया। पूजा कुमारी के लिए तालियां। सबसे पहला आंसर पूजा कुमारी की तरफ से आया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम टू क्लास 3 स्टूडेंट्स इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स, यानी कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अगर हमें संख्या पद्धति पढ़ाना है तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों संख्या पद्धति पढ़ाएं, क्यों नंबर सिस्टम पढ़ाएं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को। ऑप्शंस देखते हैं। पहला, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराना, यानी कि टू मास्टर द स्किल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ देखो नया शब्द मिल गया आपको। अब यहाँ पे व्यवकलन लिख दिया, व्यवकलन। अब ये व्यवकलन आपको व्याकुल कर देगा अगर आप इसको याद नहीं रखोगे अंग्रेजी वाला, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश के टर्म्स जरूर याद रखो। क्या है दरअसल, ये सब्ट्रैक्शन है, यानी कि घटाना है, लेकिन घटाने को इसने किस तरीके से लिख दिया, व्यवकलन। और जैसे व्यवकलन लिख दिया आपकी परीक्षा में व्याकुलता बढ़ा दी इसने, है ना। समझ में आई बात। तो व्यवकलन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक। तो इसलिए अंग्रेजी वाले शब्दों को जरूर देख लेना। अगर ऐसा कोई शब्द आ गया जो समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देख लेना, आपको हिंट मिल जाएगा। दीपक कुमार जी कह रहे हैं आप जो कुछ भी समझाते हैं जरा सा भी फिजूल नहीं जाता है। बिल्कुल जाना ही नहीं है दीपक, फिजूल चला गया तो फिर आप इतनी मेहनत करके सीख रहे हो रात में और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ हम लोगों को, है ना। तो बढ़िया से पढ़ते हैं, देखो इसका समझते हैं। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, क्या सिर्फ और सिर्फ भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या, वो भी 4 अंकों वाली, क्यों 5 अंकों वाली सीख गया तो क्या पाप कर दिया उसने, या 2 अंकों वाली ही आती है उसको, 3 अंकों वाली आती है तो क्या मार डालेंगे उसको, नहीं भाई, इतना फिक्स्ड थोड़ी होगा उद्देश्य इसका। बड़ा उद्देश्य सोचो ना। देखो, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ना मतलब कि भाई संबित पात्रा साहब तो पढ़ नहीं पाए कि भाई 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, पूछा था ना इन्होंने, कांग्रेस वाले भाई साहब ने, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, ठीक है। अब छठा क्या दिख रहा है, 6 अंकों तक गणना करना। अच्छा, चौथा, तीसरा विकल्प हो गया 6 अंकों तक गणना करना। ये सब देखो बड़ा फिक्स्ड चल रहा है, तो ये सही उद्देश्य है नहीं। देखो मैंने कहा ना, बड़े उद्देश्य लेना है मैथ का। बड़ा उद्देश्य है उसके व्यवहार में प्रयोग करना गणित का, उसके दूसरे विषयों में गणित का प्रयोग करना, गणित के आधार पर उसके चिंतन का विकास करना, उसके अंदर लॉजिक डेवलप करना, ये सब बड़े उद्देश्य। तो चौथा देखते हैं, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान को की सार्थकता को समझना। देखो कि भाई जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, उसकी क्या सार्थकता है, उसका क्या एक तरीके से सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि भाई प्लेस वैल्यू का कितनी कीमत है। प्लेस वैल्यू की एक ही संख्या, सिर्फ प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस चेंज होने की वजह से एक इकाई से दहाई हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है, और कहीं अगर एक और पीछे कर दिया उसको तो वो एक से सीधे सीधे 100 गुना बढ़ जाती है। ये बड़ी बात है कि नहीं है। तो यही सबसे अच्छा, हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने, बिल्कुल पिंटू जी, है ना, गौरव बल्लभ ने उनसे पूछ लिया कि भाई 5 ट्रिलियन में कितने जीरो, भाई साहब की हवा खराब, नहीं बता पाए। चलिए देखिए, हमसे भी पूछेगा तो हम लोग भी नहीं बता पाएंगे ऐसे झटके में, तो इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यही सबसे मीनिंगफुल आंसर है। क्यों आंसर होगा 4, क्योंकि ये सबसे मीनिंगफुल बात कर रहा है, बाकी सब तो एक तरीके से बहुत ही फिक्स्ड बातें कर रहे हैं, क्लोज एंडेड बातें कर रहे हैं, ये इसकी मीनिंगफुल या सार्थकता की बात कर रहा है। तो जो चीज सार्थक होगी, जहां पे अर्थों की बात होगी, जहां पे समझ बढ़ाने की बात होगी, जहां पे क्लैरिटी की बात होगी कंसेप्ट के, वही तो बढ़िया होगा उद्देश्य, ठीक है, वही बढ़िया होगा उद्देश्य, है ना। राघवेंद्र जी बेटा, वेबसाइट पे चले जाओ आप, cgspublications.com पे, पूरी बुक की बुक आप डाउनलोड कर लो, फ्री, कोई निःशुल्क है वो पूरा, और आज से नहीं, सालों से पड़ी हुई है, पिछले साल से, उसके पहले से ही पड़ी हुई है, तो आप डाउनलोड कर लो। पेपर 1, पेपर 2, जो भी पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, केबीएस, डीएसएसबी, सीटेट, सब पड़े हुए हैं cgspublications.com, ठीक है, ये है मामला, तो आप निकाल सकते हो। कौशल जी, एक बार वेबसाइट का अपने आप देखो, अपने इंटरनेट की वो क्वालिटी बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर करिए सब लोग।
मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी इज। तो सिंपल सा आंसर है इसका। आप लोग तीन कैसे कर रहे हो भाई? रंजन जी तीन कैसे होगा? एक बार फिर से सोचो। प्रियंका तीन कैसे होगा? सब लोग तीन करने लग गए। कीर्ति भी, निशा भी, क्या बात है। क्या है तीन? सूचना और आईसीटी देखा नहीं कि बस दीवाने हो गए आईसीटी के। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। भैया रुपए का एडिशन सिखाना है तो उसमें आईसीटी क्या करेगा, हमको ये बताइए तो। हैं यूट्यूब पे देखेंगे कि रुपया कैसे गिना जाता है, वीडियो बना के समझ में आएगा? अरे रोल प्ले कराएंगे ना जी, बच्चों को सिखाना है, आपको थोड़ी सीखना है। तो यहाँ पे आईसीटी नहीं आएगी। हर जगह आईसीटी देखा तो आईसीटी के अट्रैक्शन में खो गए। नहीं भाई, आईसीटी वहां पे होती है जहां पे बच्चों को कुछ इमेजिनेशन वाली चीज दिखानी है जो कि कंक्रीट में अवेलेबल नहीं है। रुपया तो ये जेब से निकाला, कहा बेटा देखो ये 500 की नोट। बच्चों को क्या कहा? देखो जी ये 500 की दो नोट, ठीक है। एक दिखाया हमने कि भाई 100 की चार नोट, ये दिखाया हमने 50 की छह नोट, हमने दिखाया 10 की तीन नोट। अब हमने क्या किया? 500 की जो दो नोट थी वो रिंकू और टिंकू को पहना दी, रिंकू के जेब पे चिपका दी और टिंकू के जेब के ऊपर चिपका दी। ठीक। 100 की नोट जो थी चार बच्चों को उठाया, सोनू को, मोनू को, टीनू को और दीनू को, इनको पहना दिया, इनकी शर्ट के ऊपर चिपका दिया। 50 की नोट ऐसे ही छह बच्चों के ऊपर चिपका दिया। 10 की नोट जो थी ये तीन बच्चियों पे या बच्चों पे चिपका दिया। तो इस तरीके से हमने बांट दिया। अब जो 500 वाला होगा वो इधर आएगा, कहेगा देख मेरी कीमत कितनी है, मेरी फेस वैल्यू 500 है, ठीक है। तो दूसरा बच्चा कहेगा भाई देख तू 500 होगा लेकिन तुझे जब 10 रुपए का खाना होगा भुट्टा तो नहीं मिलेगा तुम्हें छुट्टा और तुम नहीं खा पाओगे भुट्टा। तो इसका मतलब क्या कि 10 वाला 10 का रोल प्ले करेगा, 50 वाला 50 का रोल प्ले करेगा, 500 वाला 500 का रोल प्ले करेगा, 100 वाला 100 का रोल प्ले करेगा और सब मिलके फिर कहेंगे कि भैया देखो आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, हमें जरूरत 500 की भी पड़ सकती है, हमें जरूरत 10 की भी पड़ सकती है, हमें जरूरत 50 की भी पड़ सकती है। तो एक काम करते हैं, एकजुट हो जाते हैं और सब एकजुट एक गोला बनाएंगे और बाकी बच्चे सब चिल्लाएंगे कि अब ये मिलकर हो गए कितने। तो हम देखेंगे कितने हो गए। 500 का 2 यानी कि 1000 रुपए हो गए और 100 वाले 4 यानी कि 400 रुपए हो गए, 50 वाले 6 यानी कि 300 रुपए हो गए, ठीक है ना। सही बोला कि गलत? सही बोला। और 10 के 3 यानी 30 रुपए हो गए, तो 4 3 730, 1730 हो गए भाई। तो सारे बच्चे जोर जोर से क्या चिल्लाए? 1730, 1730। समझ गए? तो ये हो गया मामला। तो रोल प्ले इज द बेस्ट आंसर। बच्चों को मजा भी आता है ऐसे सीखने में और ये छोटे बच्चों के लिए सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें खेल खेल में सीखना आता है और इससे फ्रोबल बाबा जो है ना, फ्रोबेल बाबा खुश हो जाते हैं। किंडरगार्टन वाले जर्मनी में बैठ के जिन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? किंडरगार्टन सिद्धांत। ठीक है बेटा। तो किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था पढ़ने का? ये दिया था फ्रोबेल साहब ने। और फ्रोबेल साहब खुश होंगे अगर आप बच्चों को ऐसे खेल खेल में सिखाओगे। तो किंडरगार्टन क्या होता था? बच्चों का विद्यालय, जहां पे बच्चों को इस तरीके से खेल खेल में सिखाया जाता था, उसी को कहा जाता था किंडरगार्टन। कहां पे? जर्मनी में। ठीक, समझते चलना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखो 6 नंबर का। इसको अटेम्प्ट करिए फटाफट से। 9:55 हो गया है। सीडी की क्लास के पहले आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है और मुझे 10 मिनट का ब्रेक भी चाहिए सीडी की क्लास में क्वेश्चंस को एक बारी यहाँ पे सेट करवाने के लिए। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? पहला, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, मतलब कि टू रीइंफोर्स द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। बेस 10 का मतलब क्या होता है? दशमलव, जो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि 10 अंकों की प्रणाली जो है हमारी 0 से 9 वाली जो प्रणाली है, मान लीजिए उसको 10 बेस 10 यानी कि 10 आधार वाली संख्या पद्धति कहते हैं, है ना, जिसमें कि 10 डिजिट्स को मिलाकर हम पूरे नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं। तो इसमें सही क्या होगा? आप लोग 3 भी कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं? गार्डन नहीं बेटा, गार्टन है पिंकी। गार्डन नहीं है वो, बगीचा नहीं है वो, गार्टन, गार्टन टी है वो, ठीक है। गार्डन ऑफ स्टूडेंट नहीं है, ध्यान रखना। वो ऐसा स्थान जहां बच्चे सीखते हैं खेल खेल में, उसको कहा गया है। तो गार्डन इज गलत, गार्टन इज करेक्ट। प्लेस इसका मतलब होता है। देखो तो इसमें सही आंसर 1 होगा, इसका आंसर तो 1 ही होना चाहिए। 3 कैसे आप लोग कह रहे हो? विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। दहाई और इकाई से वो परिचित ऑलरेडी हैं, तभी तो टीचर क्या कह रहा है? 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, यानी कि वो ऑलरेडी यूज कर रहा है अपनी बात को कहने में
दहाई और इकाई का, इसका मतलब कि बच्चे दहाई और इकाई के बारे में जान चुके हैं। अब वो ये दोबारा अगर अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो रीइंफोर्समेंट कर रहा है, दोबारा से उस चीज को रिवाइज करा रहा है, और वो वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से। एक तो हो गया संख्या के ऊपर अप्लाई करके दहाई इकाई समझाना, एक वो कह रहा है अपने ऊपर लेके, है ना, पहली बुझा रहा है। तो पहली बुझाने का मतलब कि पहले से उस कंसेप्ट के बारे में तो वो जानते ही है ना। अब क्या कह रहा है वो, अब वो पहेली के रूप में बच्चों को पूछ रहा है, इसका मतलब कि वो कंसेप्ट को और क्लियर करना चाह रहा है उनके। तो इसका मतलब क्या होगा, एक आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा, है ना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एक। 3 होगा, 3 आप कह रहे हो कि भाई परिचित कराएगा वो इकाई दहाई से, तो परिचित कराने के लिए ये काम थोड़ी करेगा वो, परिचित कराने के लिए तो फिर शुरुआत से चलेगा ना, इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, तो 8 दहाइयों का मतलब क्या, बेस 10 यानी कि 10 से गुणा करते हैं इसका, सीधा सीधा, यानी कि हो गया 80। और 4 इकाइयों यानी कि क्या, 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो गया 4, यानी कि मैं 84 से क्या हूं, कम हूं, ये कहना चाह रहा है वो। आई एम लेस देन 84, आई एम लेस देन 84, ये कह रहा है वो। और ये कहने के लिए वो ये पहली बुझा रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ना कि तीसरा वाला। वो ये कहना चाह रहा है कि आई एम लेस देन 84। कैसे कह रहा है लेकिन इस बात को, कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं। तो दहाई और इकाई बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, तभी तो उससे पहली बुझाई जाएगी। तो 3 तो होगा ही नहीं, क्या होगा फिर, तो कहीं ना कहीं होगा पहला वाला आंसर, जहां पे कि हम कह रहे हैं कि वो टीचर क्या कर रहा है, एक तरीके से बच्चों में दहाई और इकाई की जो संकल्पना है उसको और स्पेसिफाई कर रहा है, और दृढ़ कर रहा है, और रीइंफोर्स कर रहा है, दोबारा उनके अंदर उस चीज को और बेहतर तरीके से बता रहा है। आपसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न कंसेप्ट पढ़ाने के बाद ही तो पूछे जाते हैं ना पाठ के अंत में। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई आप क्या समझे हो क्या नहीं, या मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछता है, तो वो यही तो कंफर्म करना चाहता है कि आपने ठीक से सीखा या नहीं सीखा। नहीं सीखा तो फिर से सीख लो। नेक्स्ट, धन धनाधन, गीता कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ धन धनाधन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये स्क्रीन पे। चलो 7th नंबर। समझ में आ रही सबको बात, एकदम नहीं आ रही तो बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7th कहता है कि टू एसेस द स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी ऑन सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट्स आर। यानी कि योग और व्यवकलन पर आधारित, यानी कि घटाना और जोड़ना, जोड़ना और घटाना पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या होने चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा सवाल है, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। कि बच्चों का अगर आप योग और घटाना यानी कि जोड़ और घटाना का जो कौशल है, अगर इस तरीके के सवालों को हल करने की जो एफिशिएंसी है बच्चों की, उसको जांचना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, तो इस आकलन का हेडिंग क्या होगा, रूब्रिक्स का हेडिंग क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका रूब्रिक क्या होगा असेसमेंट का इसके, तो होगा इसका सवाल का बोधन। आप लोग 4 कर रहे हो ना, 4 देख लेते हैं। पहला है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, दूसरा है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, तीसरा है गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, और चौथा है सवाल का बोधन, यानी कि सवाल को पहले तो समझना है ना। क्रम क्या होगा, सबसे पहले सवाल को समझा जाएगा, अवबोध उसका होगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन होगा सवाल का। दूसरा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान की जाएगी कि भाई कहां पे एडिशन करना है, कहां पे सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद गणितीय रूप में निरूपण होगा कि भाई अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे लिखा होगा कि भाई मीनू ने शीनू को 5 आम खाने के लिए दिए। शीनू ने उन 5 आमों में 2 आम और जोड़कर दीनू को दे दिया। अब बताओ दीनू के पास कितने आम हुए, ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। अब कैसे करेंगे, तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, फिर समझ लिया तो क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा मैथमेटिकल, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा मैथ का। तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें जोड़ वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्योंकि 5 दिए, 2 और जोड़कर उसने अगले को दे दिया, तो टोटल कितना दिया यही पूछ रहा है। तो हमें पता चल गया कि एडिशन का होगा। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि अब इस प्रॉब्लम को जो वर्ड प्रॉब्लम में थी हमें मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 5 हमने दिए प्लस उसने 2 और कर दिया, अब बताओ कितना दिया। तो ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने वर्ड प्रॉब्लम को। और उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया सवाल का समाधान और उसका प्रस्तुतिकरण। अब हमने इसको समाधान कर लिया। हमने समाधान कैसे किया, मान लो हमने इस तरीके से समाधान कर लिया कि भाई 3 2 5, फिर हमने क्या कर दिया 2। अब हमने इसको गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया 7। और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई 5 + 2 = 7 होता है। दिस इज आंसर। इस तरीके से हमने प्रस्तुतिकरण कर दिया। रूब्रिक्स का मतलब होता है एक तरीके से
क्रम क्या होगा, है ना, असेसमेंट का क्रम क्या होगा, किस आधार पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, शीर्षक क्या होगा जैसे दिया हुआ है ना। क्लियर हो गया भाई? हाँ, सेव देने में समुच्चय कर रहा है यानी जोड़ कर रहा है, तो उसको हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे आपके सामने स्क्रीन पे 8 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 का आंसर आपके सामने आ गया था। क्या 7 का आंसर आ गया था 4। आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। एक्सप्लेनेशन मेरा करेक्ट था कि नहीं आप लोग जानो, आप लोग बताओगे तो मैं मान लूंगा, नहीं बताओगे तो आप पूछोगे सवाल और मैं उसका जवाब देने की कोशिश में लगा रहूंगा। नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन के ऊपर। देखो ये सवाल है ग्रिड का, स्क्वायर ग्रिड जो होते हैं उनका प्रयोग करने की बात है। अब स्क्वायर ग्रिड्स का मतलब ये होता है देखो कि भाई जैसे मान लो हमने, जैसे यहाँ पे इस चित्र में क्या हुआ है, इस चित्र में इस तरीके के 10 रोज और 10 कॉलम्स का यूज किया गया है, ठीक है। 10 रोज और 10 स्क्वायर बनाया गया बड़ा, अब उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया गया। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, समान आकार के, है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसी तरीके से हम मान लीजिए 9 ले लेते हैं और हमने एक और ले लिया मान लीजिए 10। ये हो गए 10 इधर से। अब इस तरफ से देखें तो इस तरफ से भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 10 ले लेंगे। 1 हो गया, 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया आपने, आप आंसर करते रहिए फटाफट। 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6, 7 और 8, 9 और 10। इस तरीके से आपने 10 ले लिया इधर से भी, ठीक है। अब ये हो गया देखो आपका, इधर से भी 10 हो गया, उधर से भी 10 हो गया, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए देखो, 10 और 10 ये कितने हो गए, 10 इंटू 10 यानी कि 100 स्क्वायर्स का ये एक तरीके से बड़ा स्क्वायर हो गया। अब इसमें एक जो स्क्वायर होगा 100 का एक, यानी कि ये वाला स्क्वायर जो होगा, अगर हम पूरे का देखेंगे तो ये 100 का एक यानी कि 0.01 हो गया। क्या होगा? 0.01 होगा, यानी कि 1/100 होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इस रो में देखेंगे या इस रो में या इस कॉलम में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 10 का एक होगा यानी कि 0.1 होगा। समझ में आ रही बात? इस चीज को समझ लेना। अगर पूरे में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01, क्योंकि 100 का एक क्या होता है, 100th होता है। उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो डेसिमल के बाद एक जीरो फिर एक संख्या। 100 का मतलब एक संख्या के नीचे अगर 100 डिवाइड हो रहा है तो जितने जीरो हैं उसमें, है ना, डेसिमल के बाद उतने सब अक्षर होने चाहिए। अब एक तो एक ही होगा तो उसके पहले जीरो लगाना पड़ेगा हमें। और अगर 10 में देखेंगे, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10 का एक यानी कि 0.1 हो जाएगा, वो 1/10 कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें पूछा गया है कि सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया देखो कि इधर से राइट साइड से आपके यहां से क्या ले लिया इन्होंने, इन तीन चीजों को ले लिया यहां से। अब ये क्या हो गई 0.3 हो गई, क्यों? क्योंकि ये 10 में से 3 है, ये टोटल कितनी है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 3 को चुन लिया, खाली इनको चुन लिया हमने। तो कितनी ले ली हमने 3/10 यानी कि 0.3 आ गया ये, ठीक है। इधर से इन्होंने क्या किया देखो 2 को ले लिया, इसको इन्होंने किसको ले लिया 2 को ले लिया। तो ये क्या हो गया, इधर वाले में से देखेंगे तो 0.2 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करा दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 ले लिया और इधर का भी 3 ले लिया, तो 0.06 हो गया। ये क्या हो गया 0.06 हो गया। तो इसी चीज को ये समझा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है भाई, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्या करना चाह रही है सुश्री रीना जी? आंसर आप लोगों का आ रहा है बड़ा मिक्स्ड सा, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। पहला ऑप्शन है सीखने के परंपरागत उपागम प्रयोग कर रही है, नहीं ट्रेडिशनल तो नहीं है ये, बल्कि ज्यादा कंसेप्चुअल ज्यादा तरीका अच्छा है ये। अगर ट्रेडिशनल करती तो सीधा सीधा गुणा करा के सिखाती जैसे बाकी सीखते हैं हम लोग गुणे से, नॉर्मल जो गुणा सीखते हैं उसी तरीके सीखते। ग्रिड का प्रयोग क्यों करती इतनी मेहनत, है ना। दूसरा समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, ठीक है काफी हद तक। तीसरा प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम नहीं, वो बल्कि ये क्यों प्रयोग कर रही हैं, ताकि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे सके बच्चों को। खाली अगर प्रोसीजरल नॉलेज देना था तब तो गुणा का गुणा करने का प्रोसीजर बता देती, कैसे यूनिट में गुणा किया जाता है, फिर टेंस में किया जाता है, फिर इस वाले टेंस का उसके यूनिट में फिर उसके टेंस में किया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है, नीचे एक अंक छोड़कर लिखा जाता है, ये सब बताती वो, है ना। तो इसका मतलब ये गलत है तीसरा वाला भी। चौथा और दूसरा बच गया, चौथा क्या है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, एकदम करेक्ट है फोर्थ आंसर। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि भाई एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस है, और
सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोसीजरल नॉलेज पे कम फोकस है। प्रोसीजरल नॉलेज पे कम फोकस क्यों है, हटा दिया मैंने प्रश्न। प्रोसीजरल नॉलेज पे तब होता फोकस जब इस तरीके से हम इसको सिखाते, ठीक है, 0.2 गुणा करना सिखाते। अब हम क्या करते कि भाई इस तरीके से गुणा कर लेते, दो ये हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाता, फिर इधर से कर लेते तो 0 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, फिर हम इसको इस तरीके से लिख लेते, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता, 2 पॉइंट पे 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देते। ये अगर हम करते तो ये होता प्रक्रमणशील ज्ञान। ये क्या होता, प्रक्रमणशील ज्ञान पर फोकस, ठीक है, यानी कि प्रोसीजर पे फोकस, प्रोसीजरल नॉलेज पर फोकस करना, इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज पर फोकस करना। लेकिन ऐसा तो ये कर नहीं रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रही हैं। इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। अगर फोर्थ ना होता तो हमें दो आंसर लेना पड़ता, तो 8 नंबर का सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। अगर फोर्थ नहीं होता तो 2 होता। समझ में आया सबको, अगर फोर्थ नहीं होता तो क्या आंसर होता, 2 होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर के बाद आ गया आपका 9 नंबर, देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, आकांक्षा जी कह रही है समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। अब आ गया 9th क्वेश्चन, देखिएगा फटाफट। भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है कि भिन्नों के योग की संकल्पना पढ़ा रहा है, यानी कि भिन्नों का जोड़ सिखा रहा है, एडिशन और फ्रैक्शन सिखा रहा है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, पट्टी के मोड़ने की गतिविधि, यानी कि कोई एक पट्टी ले लिया, उसको एक बार मोड़ा तो 1/2 हो गया, एक बार और मोड़ दिया तो 1/4 हो गया, क्योंकि आधे का फिर 2 हिस्सा और आधे का फिर 2 हिस्सा, तो कुल का कितना, 4 हिस्सा बन गया, इक्वल एक तरीके से, है ना। फिर और मुड़ेगा तो फिर जो 1/4 हिस्सा था उसका फिर अगर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, एक बार और मोड़ देंगे, तो वो 1/8 1/8 हो जाएगा सारा। इस तरीके से वो करते जा रहा है। तो वो क्या करना चाह रहा है, उपरोक्त गतिविधि कैसी गतिविधि है पूछ रहा है। विषय वस्तु पश्चात, यानी कि पहले कंटेंट पढ़ाने के बाद ये सब किया जाएगा। आपने पहले ही कंटेंट फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा दिया होगा, तब ये सब करने का कोई फायदा है। अगर बच्चे को ऑलरेडी कंटेंट का एडिशन आ चुका है, एलसीएम आ चुका है, सीएफ आ चुका है, और सीधे सीधे वो फ्रैक्शन जोड़ पा रहा है, तो क्या ये चीज फिर उसके बाद सिखाने की है क्या। ये तो विषय की शुरुआत करने के पहले की चीज है ना भाई, कि बच्चे को आप विषय से जोड़ोगे कैसे, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, उसके रोजमर्रा की चीजों से कनेक्ट करके, कहीं ना कहीं रियल लाइफ की वस्तुओं का प्रयोग करके सिखाकर उसको आप इस चीज को समझाओगे। रोटी जैसे है, रोटी को तोड़ के आप 2 हिस्से करोगे, 4 हिस्से करोगे, 4 टुकड़े बनाओगे, तो इस तरीके की चीजें करते हो आप कब, विषय वस्तु की पहचान करते समय, यानी कि विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन करते समय, है ना, while introducing the topic. So obviously this is not the correct answer if the option 1 is concerned. सेकंड, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी करने के लिए आप इतना मेहनत करोगे, आप बताओ भला, नहीं करोगे। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, 100% करेक्ट। विषय वस्तु संबंधी गतिविधि कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा ज्यादा सटीक ऑप्शन क्या है, विषय वस्तु के पहले की गतिविधि है ये। दिस इज अ प्री कंटेंट एक्टिविटी, यानी कि हम कंटेंट जो सिखाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, पाठ के अंदर जो कंटेंट है उसको सिखाने के ठीक पहले की गतिविधि है ये, जब हम विषय को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जाते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पहले उसको बच्चों के अनुभव से, बच्चों से सवाल जवाब करके क्या करो, बच्चों को उससे जोड़ो, पहले तो रेडीनेस क्रिएट करो। जब आप रेडीनेस क्रिएट कर लोगे, फिर आप बच्चों को कोई चीज सिखाओगे तो बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आप बच्चों को ऐसे ही सिखाओगे तो उतना ज्यादा समझ में उनको नहीं आता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्री गतिविधि। सबको समझ आया, जो भी बच्चे 4 आंसर दे रहे थे, नीतू और भी बच्चे थे, है ना, पिंकी, आप लोग का 4 आंसर आ रहा था, और भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा था। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी बनी हुई। अमित आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने 4 या 2 आंसर दिया, उनको समझ आया कि नहीं आया, क्यों कह रहे हैं हम इस बात को। भाई जब भी कोई टॉपिक शुरू किया जाता है तो पहले डायरेक्ट जाके टॉपिक नहीं पढ़ाते हम लोग, सीधे कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता। क्या कहा जाता है हमसे कि भाई आप पहले विषय की शुरुआत कीजिए, उसका उसकी प्रस्तावना रखिए, उसका इंट्रोडक्शन रखिए। और इंट्रोडक्शन कैसे रखा जाएगा, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, उनके घर के अनुभव पूछे जाएंगे, उसके बाद उनको सिखाने के लिए कोई पीछे के पाठ में अगर हमने कोई पढ़ा है कोई चीज, तो उससे जोड़ा जाएगा उस चीज को। या फिर हम अपने आसपास के वातावरण की किसी चीज का प्रयोग करते हुए उस संकल्पना से बच्चों को जोड़ेंगे। और जब जोड़ देंगे तो बच्चे उस विषय को समझ चुके होंगे। अब उसके बारे में फिर पाठ्यपुस्तक का जो कंटेंट है, सामग्री है, वो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद पाठ पर आधारित जो प्रश्न पूछेंगे अभ्यास के, वो कहलाएगा पश्च गतिविधि। समझ में आ गई बात सबको। नंबर 10 आ गया, प्रीवियस ईयर का ही पेपर है।
बिल्कुल अरुण अर्जुन जी, ये तो सब सारे सीटेट के सही आंसर से। सीटेट ने गड़बड़ी करनी शुरू करी है ज्यादा कब? अब 2018 वाले से। पहले तो वो क्या करते थे कि आंसर की चेंज कर देते थे दोबारा, है ना, अगर एक दो सवाल गलत भी होते थे तो चैलेंज करने के बाद दोबारा आंसर की में करेक्शन कर देते थे। अब ये 2018 वाले से उन्होंने करेक्शन करना बंद कर दिया, पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों से शिकायत लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन करेक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। 18 में भी नहीं किया, 2018 दिसंबर में, और फिर अभी जुलाई 2019 में भी नहीं किया। तो ये बदमाशी अब शुरू हुई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो करेक्शन करके दोबारा आंसर की सही निकालते थे। तो ये तब के आंसर हैं जो कि ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। ठीक है, पुराना पेपर आप कर रहे हो 2012 का। ठीक है, 10 का आंसर सब बच्चे 3 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 4 भी दे रहे हैं। प्रियंका कुमारी जी 4 दे रही हैं और निशा पाल भी 4 दे रही हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा क्या है। लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 10:15 ऑलरेडी बच चुके हैं। 10 मिनट का टाइम लूंगा, फिर सीडी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे, जो 5 रह जाएंगे अगली क्लास में जोड़ लेंगे, है ना। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम क्या है? तो कई लोग 4 कह रहे हैं, कई लोग 3 कह रहे हैं। देख लेते हैं। पहला, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, मतलब बार बार एक ही बात को बोल बोलकर चिल्लाते रहना, समझाते रहना, इससे तो फायदा हो नहीं रहा। दूसरा, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। मिश्रित भिन्न का मतलब जिसमें हम लिखते हैं ना, जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 1/4, इस तरीके से, तो ये भी उतना सही नहीं होगा। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं आई वो विभाजक से कम है। बेस्ट ऑप्शन है 3, क्या है इसका? बेस्ट ऑप्शन है। चौथा देख लो, श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार नहीं, बहुत सारे सवाल करने से फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा। बुद्धि से सिखाना जरूरी है ना भाई, गणित बुद्धि की चीज है। अब इसको हम बार बार अभ्यास करके मशीन की तरह प्रैक्टिस करा के, जानवरों की तरह प्रैक्टिस करा के सिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें तो बुद्धि का काम है, बुद्धि से सिखाओ। कैसे सिखाओगे? एक चीज देखो, जैसे सपोज करो आप कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम सिखाना चाह रहे हैं कि जो शेष होता है ये हमेशा क्या होता है? भाजक से क्या होता है? कम होता है। भाजक से कम होता है। तो कैसे सिखाएंगे? जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो टोटल हमारे पास 15 चीजें हैं। कितनी है? 15 चीजें हैं। और हमारे पास भाजक क्या है? भाजक हमारे पास है 4, मान लीजिए। ठीक। अब हम एक तरीका तो यह है जो बता रहा है उसमें। अब हम क्या करें कि भाई इन 15 चीजों को, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास चीजें हैं कितनी? 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 चीजें हो गई। अब हमें 4 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? 4 का ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप बन गया, इनको ग्रुप कर दिया। अब जो बच गया, ये क्या बच गया हमारा? ये ग्रुप में नहीं आया। ये किस में नहीं आया? ग्रुप में नहीं आया। तो ये जो ग्रुप में नहीं आ पाया, ग्रुपिंग नहीं हो पाई जिसकी, यही क्या है? इसका देखो शेष है। यही क्या है? शेष है। और ये क्या है? भाजक है। तो अब इससे ये कम है या नहीं है? ये 4 है, ये 3 है, कम है। तो ऑटोमेटिकली इसकी तुलना की जा सकती है कि भाई देखो ये ज्यादा है, भाजक जो है वो ज्यादा होता है और शेष क्या होता है? कम होता है। ये तरीका बता रहा है। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है? हाँ या ना बताओ, बेस्ट तरीका है कि नहीं है? समझ गए बात? ठीक है। तो जो ग्रुप में नहीं आया वही क्या है? शेष यानी रिमाइंडर है, और इसीलिए वो छोटा है, क्योंकि बाकी सब ग्रुप में आ गए। और देखकर ही बच्चा तुरंत समझ जाएगा। इससे बढ़िया क्या समझेगा बच्चा? इससे ज्यादा मूर्त रूप में क्या समझा सकते हो आप? इससे ज्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस क्या दे सकते हो बच्चे को आप? तो मैथ इज अबाउट गिविंग एविडेंसेस। मैथ इज नॉट अबाउट without logic, just practice and practice and practice. It is all about creating, using and applying the logic, right? तो बच्चे को आपको लॉजिकल बनाना है, बच्चे को आपको मीनिंगफुल लर्निंग कराना है, बच्चे को आपको रट्टा नहीं मरवाना, बच्चे को आपको अनायास अभ्यास मशीन की तरह नहीं करवाना। ठीक है, ये बात है। तो आज के लिए इतना करते हैं। मैथ में आपको मेरे ख्याल से कुछ तो लाभ हुआ होगा, मैथ की अंडरस्टैंडिंग पैडा की बनी होगी, आपका डर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और भी क्लासेस हम करेंगे तो और बेहतर स्कोर भी करेंगे मैथ की पैडा में भी। एसएसटी की पैडा की क्लास में कल लगाऊंगा। तो कल करेंगे क्या? कल हम लोग 3 क्लास करेंगे। एक करेंगे एसएसटी की पेडागोजी, एक करेंगे मैथ की पेडागोजी, और एक करेंगे सीडीपी अपना। ठीक है, फिर धीरे धीरे 1 तारीख के बाद मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा पूरा 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। 5 बजे से कितने बजे तक बोलो? 12 बजे तक। कब से जुड़ूंगा? 5 बजे से 12 तक। 1 तारीख से, 1 तारीख से या 2 तारीख से, मंडे से मतलब, है ना। क्यों? क्योंकि 1 तारीख तक कोर्स हो जाएगा सारा खत्म। जो भी बैचेज हमारे चल रहे थे ऑनलाइन वाले, ये वाले नए कोर्सेज 10 तारीख से शुरू होंगे। वो होंगे डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय विद्यालय और बीएड एंट्रेंस के लिए। तो तब तक पूरा टाइम मेरे पास खाली रहेगा और हम लोग उसमें 8 तारीख वाला पेपर निकाल देंगे बढ़िया से। ठीक है ना। तो 5 से लेके 12 बजे तक 7 घंटे लगातार मैराथन क्लासेस करेंगे। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक लगातार 2 3 4 5 6 7 6 दिन, और 6 दिन में उड़ा देंगे सीटेट को, टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है, 6 दिन में क्या करेंगे, सीटेट को उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आप लोग भी चाय पानी जो भी करना है, खाना पीना नहीं खाया तो खा पी लो। और 10:16 हो रहा है, 10:30 एग्जैक्ट यहीं इसी चैनल पे शिवम सर के साथ सीडीपी के बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।